साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों इनकम टैक्स कानून 2025 का हम पार्ट नंबर 4 जो है पढ़ने जा रहे हैं। पर आज ना तो बात टैक्सेशन की है, ना ही बात इनकम की है, बात है कंपनी की। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपनी की बात है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। कंपनी को लेकर जो प्रोविजंस हैं वो इंकॉर्पोरेट किए गए हैं कंपनी एक्ट 2013 में, वहाँ जाके पढ़ लेंगे हम। तो हम यहाँ क्यों पढ़ें, बेनिफिट क्या होगा। साथियों बेसिकली हम सब जानते हैं कि समस्त कानून जो हिंदुस्तान में है वो आपस में ओवरलैप भी करते हैं। जैसे इनकम टैक्स कानून पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर रेफरेंस है कंपनी एक्ट 2013 का भी। तो अगर आप कंपनी एक्ट 2013 को पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स कानून को पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर चेक केसेस को भी जो है पढ़ना अनिवार्य है। ये इसलिए आवश्यक है कि कई बार देखा होगा आपने कि हम पर मुकदमे होते हैं बाय द कंपनी, या कई बार देखा होगा आपने कि आप मुकदमे करते हो किसी कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के द्वारा और कंपनी के विरुद्ध मुकदमों में भी जो ये पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है टू डिटरमिन की लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आप सबको मालूम है कि जब भी हम पढ़ते हैं NI एक्ट 1881 को, तो वहाँ पर है सेक्शन 141। जब भी कंपनी में जो है प्रोसिक्यूशन होगा तो यह शर्त प्राथमिक है कि कंपनी के प्रोसिक्यूशन के अलावा जो कंपनी के ऑथराइज पर्सन है उन पर भी जो है प्रोसिक्यूशन होगा। बट ये अवर्मेंट फाइल पे होना चाहिए विद कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस कि दैट द कंसर्न पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि सेक्शन 141 NI एक्ट 1881 का भी यहाँ रिलेवेंस है। इसके अलावा आप सबको मालूम है कि कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है। कंपनी खुद से काम नहीं कर सकती है। कई बार आपको आते हैं नोटिस एडवोकेट्स के, जिसमें कंपनी का नाम तो होता है बट थ्रो इट्स डायरेक्टर, थ्रो इट्स ऑथराइज पर्सन, वो नाम तो कहीं होता ही नहीं है। तो वहाँ पर नोटिस जो है डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके लिए आप सेक्शन 179 कंपनी एक्ट 2013 का पढ़ सकते हैं। एवरी कंपनी विल एक्ट थ्रो अ बोर्ड, इसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ऐसा बोर्ड किसी को भी जो है ऑथराइज कर सकता है, बट इसके लिए प्रॉपर रेजोल्यूशन होगा, प्रॉपर मीटिंग होगी, और इस कंसर्न रेजोल्यूशन को जो है कंसर्न मिनिस्ट्री को भी जो है अपडेट करना होगा। ये प्रोटोकॉल लिखे हुए कानून में, इसलिए मैं कहता हूँ जानकारी हमें होनी चाहिए। कई बार होता है कंपनी जो है दिखाती है फर्जी लैंडिंग। कई बार होता है कि हमने कोई खरीद फरोख्त नहीं करी कंपनी से, पर कंपनी ने दिखा दिया कि भाई आपकी खरीद फरोख्त है हमारे से, इनवॉइस फर्जी बना दिया। तो वास्तव में जो कंपनी का पैसा पेड नहीं हुआ है, जो कंपनी कहती है कि हमारा लीगल इन्फोर्सेबल डेट है बट अभी तक हमें पैसा पे नहीं हुआ है, तो वास्तव में वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसे सिनेरियो में इनकम टैक्स कानून का भी महत्वपूर्ण योगदान है टू डिटरमिन की लायबिलिटी एग्जिस्ट करती नहीं करती। ईजी है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। पर साथियों कंपनी कौन होगी और कंपनी कहाँ पर होगी, कंपनी का अस्तित्व क्या होगा, ये भी समझना जो है हमें होगा, ताकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें कोई भी दिक्कतें नहीं हो। क्लियर है बात ये। तो कम से कम किसी व्यक्ति के बारे में आगे जानने से पहले उसका पात्र परिचय जो है जरूरी है। और जो बेसिकली कानून है इनकम टैक्स कानून 2025 का सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ये डील करता है पात्र परिचय से। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैं रहता हूँ राजस्थान में, तो मैं होगा राजस्थानी, या हम रहते हैं इंडिया में तो हम हो गए हिंदुस्तानी। क्लियर है। तो कोई व्यक्ति रह रहा है बाहर, तो वो क्या हो गया, फॉरेनर। तो वैसे ही कंपनी का अस्तित्व होगा। कोई कंपनी बनी है इंडिया में ही और इंडिया में ही काम कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इंडियन कंपनी। कोई कंपनी इंडिया के बाहर जो है इनकॉर्पोरेट हुई है बट काम इंडिया में कर रही है, तो वो है फॉरेन कंपनी, बट एज अ असेसी उस पर भी जो है इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पे केस कर दिया किसी फॉरेन कंपनी ने, बट उसने केस किया थ्रू सब्सिडरी कंपनी, तो डेलीगेशन का उनके पास पावर था या नहीं था। वास्तव में जो क्लेम बताया जा रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। सब्सिडरी कंपनी का जो भी ट्रांजेक्शन्स है उस पर क्या होल्ड था पेरेंटल कंपनी का, इसकी जानकारी कैसे होगी, जब हम पढ़ लेंगे सेक्शन 2 सब क्लॉज 28 क्लॉज नंबर B ऑफ इनकम टैक्स कानून 2025। क्लियर है साथियों। इसके अलावा कई बार देखा होगा आपने कि आप पर जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन केस करते हैं वो क्या लिखते हैं, मिस्टर महेश एंड कंपनी, मतलब एंड लिख के CO लिखते हैं। तो आपको डाउट क्या होता है कि भाई ये भी कंपनी है, जबकि वास्तव में कंपनी होते हैं, वो होते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो वास्तव में कंपनी है या नहीं है, या अपने वो कंपनी क्लेम कर रहे हैं, तो जानने का फॉर्मूला क्या है, क्लॉज नंबर C और क्लॉज नंबर D में। क्लॉज नंबर C कहता है कि अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है या ऐसा कोई एसोसिएशन है या ऐसी कोई बॉडी है, भले इनकॉर्पोरेट नहीं है, बट वो असेस कर रही है खुद को एज अ कंपनी एज पर द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये कंसर्न इंस्टीट्यूशन भी कंपनी कहलाएंगे। क्लियर। अगर ऐसा नहीं है तो आपत्ति वहाँ पर आप ले सकते हो।
ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई एसोसिएशन है, भले इनकॉर्पोरेट है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड ने, बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, टू बी अ कंपनी, और जब तक ये डिक्लेरेशन फोर्स में रहेगा तब तक वो कंसर्न इंस्टीट्यूशन जो है कंपनी कहलाएगा। क्लियर है बात ये। इसलिए हर एक एंगल पे हमें जिरह करने से पहले जो कंसर्न पात्र है उनका क्या परिचय है इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर वो होगा ही नहीं तो मतलब ही क्या रहेगा। मान लीजिए मेरे घर पे कोई मेहमान आ गया, मुझे नाम मालूम ही नहीं है, मैं उनको बुलाऊं कैसे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वास्तव में जो हमसे लड़ने आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, उनका अस्तित्व क्या है, पात्र परिचय क्या है, ये जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। पर साथियों बात ये खत्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत है। साथियों क्लॉज नंबर 29 एक विशेष तरह की कैटेगरी को जो है इनकॉर्पोरेट करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट भी पिक्चर में आ गई, पिक्चर में आरबीआई भी आ गई। कई बार पॉसिबिलिटी कि आप पर जो है केस करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है बात ये। तो वो चीज़ें कहाँ पढ़ोगे आप, सेक्शन 2 सब क्लॉज 29 ऑफ इनकम टैक्स कानून 2025 में। क्या प्रोटोकॉल है उसका, कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो ऐसी कंपनी को कहा जाएगा मीन्स अ कंपनी इन विच द कंसर्न पब्लिक आर हैविंग सब्सटेंसिव इंटरेस्ट। मीन्स उनका कोई ऐसा पेक्यूनरी इंटरेस्ट है जिस कारण से एक अलग कैटेगरी जो है बनाई गई है। भाई हम जानते हैं, संविधान को हमने पढ़ा है, प्रीएम्बल क्या कहता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्लियर है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब रूल ऑफ लॉ हमारे देश में है, प्रीएम्बल इसकी पुष्टि कर रहा है, तो ऐसी कंपनियां जिसमें पूरा का पूरा ओइंग पावर जो है गवर्नमेंट के पास में, मीन्स उस कंपनी को ओन कर लिया गवर्नमेंट ने। मालिक कौन है, गवर्नमेंट। आपने देखा होगा भाई जियो इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पर कई बार कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसको केवल और केवल किसी भी बड़े व्यापारी की हेल्प के बगैर केवल और केवल गवर्नमेंट ने होल्ड कर लिया है। इट इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट कंपनी। या होल्ड कर लिया है आरबीआई ने, तो बेसिकली इट विल बी अ कंपनी इन विच द पब्लिक इज हैविंग अ सब्सटेंसिव इंटरेस्ट, या जिसमें 40% शेयर जो है गवर्नमेंट के हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, या किसी ऐसे कॉरपोरेशन के हैं जो कि बैंकिंग्स में डील करते हैं। क्लियर है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर भी जो कंसर्न कंपनी है उसको कहा जाएगा कंपनी इन विच द पब्लिक इज हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। दूसरी बात यह आती है कि ऐसी कंपनीज के पास कोई भी शेयर कैपिटल नहीं, बट उसका ऐसा नेचर है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कॉम्पोजिशन है, या उसके पास ऐसे रिलेवेंट कॉन्सिडरेशन है जिस कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विवश होना पड़ा उस कंसर्न इंस्टीट्यूशन को कंपनी के रूप में कंसिडर करने के लिए। तो वहाँ भी अगर ऐसा ऑर्डर पास हो गया है तो वो इंस्टीट्यूशन क्या कहलाएगा, कंपनी इन विच द पब्लिक इज हैविंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो आप पर अटैक कर रहे हैं उनका पात्र परिचय क्या है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, किसी न किसी निधि योजना के अंदर। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन कंपनियों में किए गए उनकी वस्तुस्थिति क्या है, उसको डील करता है क्लॉज नंबर डी। वो ये कहता है कि म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी कि ऐसी कंपनी जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट है, मींस जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी कमा रहा है और आपको भी जो है कमा के दे रहा है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी। क्लियर हो गया। तो उस कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, टू कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, जिसको डिक्लेयर किया गया है कंसर्न गवर्नमेंट ने सेक्शन 406 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। तो वो भी जो है एक ऐसी कंपनी कहलाएगी जिसमें पब्लिक जो है सब्सटेंसिव इंटरेस्ट जो है रखती है। क्लियर है। तो कोई भी सोसाइटी बनती है, आप सब समझते हैं, आप उस मेंबरशिप जो है होल्ड करते हैं, करते नहीं करते हैं। जब आप अपना सब्सक्रिप्शन देंगे, उसको डिपॉजिट देंगे, तो वो डिपॉजिट का करेंगे क्या, वो खुद भी कमाएंगे और आपको भी कमा के देंगे। क्लियर है बात ये। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है इट विल बी टर्म्ड एज अ पब्लिक कंपनी, अगर उसके पास डिक्लेरेशन है गवर्नमेंट का सेक्शन 406 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। अब तो इजी हो गया। तो जब भी जिरह करोगे, अटैक करोगे, तो ये विशेषता प्रोटोकॉल ध्यान में रखने अपने को कि उनके पास प्रॉपर जो है इस बारे में स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। इसके अलावा कोई भी कंपनी है जिसमें शेयर जो है वो 50% से कम नहीं है, जिसको हम कहेंगे वोटिंग पावर्स के राइट, और वो किसने होल्ड करें, किसी एक या एक से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, तो ऐसे सिनेरियो में वो कंसर्न कंपनी भी एक पब्लिक कंपनी जो है कहलाएगी। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि क्लॉज नंबर एफ जो है एक अपवाद जो है लिख के रखता है। अब साथियों बात हम करते हैं क्लॉज नंबर एफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करता है। ये कहता है कि कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, और डेफिनेशन कम लगी हमको प्राइवेट कंपनी की, कंपनी एक्ट 2013 में ये लिख दिया गया यहाँ पर। इसमें क्या कंडीशंस हैं जो बनाती है कंपनी को अ पब्लिक कंपनी। सबसे पहली बात, शेयर इन द कंपनी लिस्ट हुए हैं इन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 रूल्स मेड देयर अंडर। दूसरी बात है कि उस कंपनी में जो शेयर्स हैं
मीन्स 50% कम से कम जो वोटिंग पावर के फॉर्म में है वो अलॉट है या एक्वायर है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी ऐसे कॉरपोरेशन के द्वारा जो कि कॉन्स्टिट्यूट है बाय सेंट्रल एक्ट और बाय द स्टेट एक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्थिति जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर द थ्रू आउट रिलेवेंट टैक्स ईयर। तो कुल मिला के कंपनी क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, इसके अलावा कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंसिव इंटरेस्ट है वो क्या है, किस तरह से काम करती है, इनका कंपोजिशन क्या है कानून के हिसाब से, इसकी जानकारी हमें आज भी क्लियर है। तो जब भी आप जिरह कर रहे हैं तो जिरह करने से पहले डिटरमिन कर लें कि किस कंपनी ने केस किया है, उसका बेसिकली बिजनेस क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि उसके पास रिक्विजिट लाइसेंस है या नहीं है, या उसके पास जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसने बताई हैं उसको वास्तव में उसने असेस किया है या नहीं किया अपने रिटर्न्स के अंदर। तो जानकारी होंगी तो अटैक भी जो है इजीली कर पाओगे। तो मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।